थिंक स्क्रीन विजिबल है, थम्स अप करके बता दें। जी ओके, थैंक यू सो मच। तो आज हमको जो ये 2 पॉइंट्स हम कवर कर रहे हैं, एक है कि वो किस तरह के फूड कॉम्बिनेशंस हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम को वीक करते हैं या डाइजेस्टिव सिस्टम के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है। ऑब्वियसली यदि हम वो कॉम्बिनेशन लेंगे तो हमारा डाइजेशन सिस्टम इफेक्टेड होगा, वो स्लो होगा, और वो स्लो होगा तो डाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो जनरेट होंगी। अब डाइजेशन से रिलेटेड क्या क्या बीमारियां होंगी? गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया भी है उसी से होता है, इनडाइजेशन भी उसी से होता है, पेप्टिक अल्सर भी, एसिडिटी। तो ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ डिजीज हैं जिनका कारण होता है कि डाइजेशन का वीक होना या डाइजेशन का खराब होना। तो यहाँ पर हम सारे वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन देखेंगे कि जो हमारे डाइजेशन के लिए ये कौन से बैड हैं और कौन से गुड हैं। तो सबसे पहले हमने ये देखा है कि जितने भी फूड मटेरियल होते हैं वो सब किसी न किसी चीज के उनमें बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं। उनमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दोनों की प्रेजेंस उन उस फूड उसमें रहती है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कुछ ऐसे जो एंजाइम्स हैं जो डाइजेशन को धीमा करते हैं। अगर हमने 2 फूड इस तरह के ले लिए कि दोनों में ही वो एंजाइम प्रेजेंट हैं जो डाइजेशन को स्लो करते हैं, तो क्या होगा? डाइजेशन स्लो हो जाएगा। और जब डाइजेशन स्लो होगा तो क्या होगा? गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी या बेचैनी होगी या एसिड रिफ्लेक्शन होगा। इस टाइप की कोई भी चीजें हो सकती हैं। अब इसमें इस तरह के कॉम्बिनेशन में क्या लिया है, जैसे प्रोटीन को स्टार्च के साथ खाना। तो ये एक जो कॉम्बिनेशन है ये गुड कॉम्बिनेशन में नहीं आता, ये बैड कॉम्बिनेशन है। या दूध को मछली या फलों के साथ मिलाना, ये भी एक बैड कॉम्बिनेशन है। बहुत हैवी यदि हम फूड लेते हैं और उसके बाद हमने स्वीट मिठाइयाँ ले ली, वो भी अच्छा नहीं है कॉम्बिनेशन। तो ओवरऑल जो कॉम्बिनेशंस होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? एक तो डिपेंड करते हैं कि उसके अंदर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, एंजाइम्स कौन से हैं, विटामिन्स कौन से हैं, मिनरल्स क्या हैं। दूसरा डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर फूड का डाइजेस्टिव टाइमिंग पीरियड क्या है, क्योंकि आप लोग सबने देखा होगा कि सबका डिफरेंट रहता है। जैसे यदि आप किसी चीज को कच्चा खाते हैं जो हम सैलेड के रूप में लेते हैं, तो उसका जो डाइजेस्टिव टाइम पीरियड होता है वो कम होता है। अगर आप फ्रूट्स लेते हैं तो उनका भी कम होता है, हार्डली आधे घंटे में ये डाइजेस्ट हो जाते हैं, 10 मिनट से लेके 30 मिनट्स के बीच में। लेकिन वहीं अगर हम अनाज लेते हैं, किसी भी तरह का दालें लेते हैं, राइस लेते हैं, तो ये सारी चीजें डाइजेस्ट होने में टाइम लेती हैं। और इसीलिए हम जब योग करते हैं तो क्या बोलते हैं, एम्प्टी स्टमक होना चाहिए। और उसके लिए हम क्या बोलते हैं कि अगर आपने लंच या डिनर लिया है तो 3 से 3.5 घंटे का अंतर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो अनाज हैं या दालें हैं या राइस हैं, ये सब डाइजेस्ट होने में 3 से 3.5 घंटे तक का टाइम लेती हैं, राइट? अब आप इमेजिन कीजिए कि आपने अनाज खाने में 100% अनाज होगा, गेहूं भी होगा, चावल भी होगा, दालें भी होंगी। अब हम ये सब खा रहे हैं, उसके साथ बनाना ले लिया। बनाना का डाइजेशन होता है 15 से 20 मिनट में, ठीक है। अब उसके साथ हमने कुछ सैलेड भी ले लिया, उसके साथ कुछ पानी भी ले लिया, क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर जो होता है उसका जो टाइम होता है वो 0 मिनट होता है, 0 होता है टाइम पीरियड, ठीक है। अब इनका कॉम्बिनेशन सारा जब स्टमक में जाएगा तो वो स्टमक कितना कंफ्यूज हो जाएगा कि अब मैं आधे घंटे वाले को 10 मिनट में मिला दिया, 0 मिनट में मिला दिया, 3 घंटे वाले में मिला दिया, तो वो कैसे उसको उस पर काम करेगा? पॉसिबल नहीं है ना। तो ये चीजें मेन ध्यान देनी पड़ेंगी कि जो उसका डाइजेस्टिव टाइम पीरियड है वो क्या है।
तो जो ये पूरी थ्योरी बेस है ये दो चीजों पर है। एक तो है कि वो फूड जिनको हम कंबाइन कर रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, या उनकी फाइटोकेमिकल क्या है उसमें, या दूसरा कि उसका जो डाइजेशन टाइम पीरियड है वो क्या है। तो ये दो चीजों पर ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। यहाँ पर जैसे बहुत सी सारी चीजें दी हैं कि किसको आप किसके साथ खा सकते हैं, और ये नेट पर आपको बहुत ढेर सारे कॉम्बिनेशंस मिल जाएंगे। फिर अब कुछ ऐसे जो होते हैं फूड जिनके कॉम्बिनेशन बैड माने जाते हैं, गुड कॉम्बिनेशन की कैटेगरी में नहीं आते हैं, उनका कारण क्या होता है? एक तो यही है कि अपोजिंग डाइजेस्टिव एनवायरनमेंट, मतलब वो जो एनवायरनमेंट में जो खाद्य पदार्थ है और डाइजेशन के लिए जिस एनवायरनमेंट की आवश्यकता होती है वो उसे नहीं मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जब प्रोटीन खाते हैं तो थोड़ी सी एसिड की आवश्यकता होती है, और जब स्टार्च खाते हैं तो थोड़ी सी अल्कलाइन एटमॉस्फेयर चाहिए रहता है। तो अब यदि हम प्रोटीन और स्टार्च को एक साथ ले लेते हैं तो फाइनली वही होने वाला है कि फिर स्टमक कंफ्यूज हो गया कि अब वो एसिड को रिफ्लेक्स करे या अल्कलाइन रहे वहां का। तो ये जो इनको इनका जो कॉम्बिनेशन है ये एक दूसरे को क्या करता है कि कैंसिल करता है, कि एक दूसरे के डाइजेशन में हेल्प करने के बजाय उसमें रजिस्ट पैदा करता है, और जिसके कारण क्या होगा कि डाइजेशन स्लो होने लगता है। और जब डाइजेशन स्लो होता है तो बहुत सारी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। फिर उसके बाद में है वेरिंग डाइजेशन रेट्स। डाइजेशन रेट्स मतलब वही जो डाइजेशन टाइम पीरियड है वो कितना होता है, अगर वो अलग अलग है उनका, मान लीजिए जो डिफरेंट स्पीड है उनके फूड के डाइजेशन होने की, तो अगर वो डाइजेशन फूड के डाइजेस्ट होने की स्पीड अलग अलग है तो वो भी सूट नहीं करेंगे। अभी जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था कि जो फ्रूट्स हैं वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट होते हैं, लेकिन अगर जैसे जो अनाज हैं, दालें हैं, ये सब यदि हम मिला देते हैं तो वो डाइजेशन स्लो हो जाता है। और कॉन्फ्लिक्टिंग डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज, कुछ जो खाद्य पदार्थ में जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो कुछ ऐसी होती हैं कि वो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करती हैं। जैसे दूध बहुत भारी होता है, उसके डाइजेशन में बहुत सारा समय लगता है, और वो आसानी से पेट में क्या होता है, फर्मेंट हो जाता है। इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि अगर दूध की जगह आप कर्ड या दही लें तो वो डाइजेशन में इजी है, बहुत जल्दी वो डाइजेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हमको ये भी देखना पड़ेगा कि जो हम फूड ले रहे हैं उसको हम किस फॉर्म में लें कि वो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कि जो बैड कॉम्बिनेशंस हैं उनके एग्जाम्पल दिए, जैसे प्रोटीन और स्टार्च। तो कभी भी जो प्रोटीन रिच मटेरियल फूड है और स्टार्च है, इन दोनों को जैसे पनीर और आलू एक साथ मिक्स करके नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें जो स्टमक है उसको बार बार एसिटिक और अल्कलाइन मीडियम में स्विच करना पड़ता है, और वो स्विच करने के कारण डाइजेशन बहुत स्लो हो जाता है। फिर दूध और फ्रूट्स, तो जो सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं, खट्टे वाले फल होते हैं, उनके साथ दूध नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उससे जब दोनों को एक साथ लेते हैं तो दूध अंदर जाके फट जाता है, वो फर्मेंटेड हो जाता है, और फर्मेंटेड होने से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की समस्या हो सकती है। फिर उसके बाद में दूध और फिश, तो ये आयुर्वेद ऐसा बोलता है कि ये दोनों चीजें जब एक साथ खाते हैं तो इनडाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के जो डाइजेशन स्पीड है उसको रजिस्ट करती हैं, रोकती हैं, और जिससे पाचन तंत्र है वो बहुत धीमा हो जाता है। भोजन के साथ फल खाना, ये अभी हमने बात की कि फल जो है वो चूंकि मैक्सिमम आधे घंटे में डाइजेस्ट हो जाते हैं, तो यदि हम भोजन के साथ खाते हैं तो क्या होगा कि वो पूरा का पूरा खाना फर्मेंटेड हो जाएगा, और जब वो फर्मेंटेड होगा तो वो अधिक देर से डाइजेस्ट होगा। और फिर भारी भोजन और स्वीट्स,
तो जब भी बहुत हैवी कोई फूड हम लेते हैं, बहुत अधिक डीप फ्राई है, बहुत अधिक स्पाइसी है, तो उसके बाद जब भी अगर हम कोई भी स्वीट्स लेते हैं जिसमें शुगर है, तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा और जो कि डाइजेशन पर इफेक्ट करेगा। इंसुलिन का लेवल भी बढ़ेगा, क्योंकि जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो उसको बैलेंस करने के लिए इंसुलिन का लेवल भी बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल हम यहाँ देखते हैं कि हमारा जो फूड होना चाहिए उसका कॉम्बिनेशन कैसे होना चाहिए। अब एक यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि ये तो ठीक है, लेकिन क्या हमको डाइजेशन का सिस्टम मालूम है, कैसे होता है डाइजेशन, क्या क्या होता है डाइजेशन में? क्योंकि जब तक हमको बेस नहीं मालूम होगा तब तक हम उस पर काम नहीं कर सकते। ठीक है, अभी देखिए क्या होता है कि जब आपने कोई भी एक बाइट मुंह में डाला, ठीक है, मुंह के अंदर वाले हिस्से को अपन क्या बोलते हैं, बकल कैविटी, और यहीं से डाइजेशन सिस्टम का काम शुरू हो जाता है। ये एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि आपके टीथ उसको बहुत अच्छी तरह से पीसेंगे, उस खाने को छोटे 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 मटेरियल में, और वहीं पर क्या करेंगे कि जो माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स है उनसे सलाइवा सीक्रेट होना शुरू हो जाएगा, और वो उस फूड में मिलता जाएगा, और उस फूड का फॉर्म कैसा हो जाएगा, एक पेस्ट फॉर्म में या लुगदी फॉर्म में वो फूड कन्वर्ट हो जाएगा। जब वो एक पेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तब फिर क्या होता है कि हम उसको अंदर इंटरनल ईसोफेगस में लेके जाते हैं, जो हमारे बकल कैविटी से स्टमक को जोड़ती है। एक ट्यूब होती है जिसको हम ईसोफेगस बोलते हैं, और ये ईसोफेगस का काम बस इतना ही रहता है कि ये बकल कैविटी से खाने को स्टमक तक पहुंचाती है। अब ईसोफेगस देखें तो उसका स्ट्रक्चर आप सभी लोगों ने ये देखोगे ना, वॉशिंग मशीन में ड्रेन पाइप होता है, ऐसे फोल्ड 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 वाला वैसा होता है। तो ये बहुत सारे फोल्ड होते हैं और वो धीरे धीरे खाने को नीचे की तरफ पुश करते जाते हैं, और जो वो खाना कहाँ पहुंच जाता है, स्टमक में पहुंच जाता है। अब जब स्टमक जहां होता है वहां पर गर्मी होती है, टेम्परेचर अधिक होता है, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, जठर अग्नि। सभी ने नाम सुना होगा कहीं ना कहीं, या डाइजेस्टिव फायर। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर गर्म होता है, तो आपने देखा कि अगर गर्मी में हम किसी खाने को रखते हैं तो वो जल्दी खराब होता है। ठंड में मान लीजिए वो खाना 6 से 8 घंटे तक बाहर रह सकता है, तो गर्मी में 2 से 3 घंटे में ही वो खराब हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि वो खाना, चूंकि वहां पर अगर हम अनाज लेते हैं तो वो 3 घंटे करीब उसको डाइजेस्ट होने में लगना है, तो वहां पर उसमें डाइजेस्टिव जूस को मिलाया जाता है। अब डाइजेस्टिव जूस में क्या क्या होता है, सबसे पहले होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो उस खाने को प्रिजर्व करता है। मतलब उस तापमान पर 3 घंटे तक वो खाने में किसी भी तरह की सड़ान ना हो, किसी भी तरह का वो खराब ना हो, वो प्रिजर्व करता है। साथ ही उसमें म्यूकस होता है जिससे वो स्लीपरी हो जाए थोड़ा सा, और आगे वो जो इंटेस्टाइन और सब में जा रहा है तो उसमें वो बहुत इजीली वो जा सके। और पेप्सिन होता है, तो पेप्सिन एक एंजाइम है। तो ये जो तीनों चीजें डाइजेस्टिव जूस में होती हैं, ये क्या करती हैं, खाने के लिक्विड फॉर्म जो हमने पेस्ट फॉर्म में लिया था उसको सेमी लिक्विड में कन्वर्ट कर देती हैं। अब देखिए, यदि हमने उसके साथ पानी पी लिया तो क्या किया, जो डाइजेस्टिव जूस का जो एक कॉन्सेंट्रेशन फिक्स होता है उसको हमने डाइल्यूट कर दिया। क्योंकि जैसे ही वो डाइजेस्टिव जूस में पानी मिलेगा तो वो क्या करेगा कि उसको डाइल्यूट कर देगा। डाइल्यूट कर देगा मतलब क्या होगा, उसकी जो प्रभाव है उसको कम कर देगा। अब जब आप हर बार खाने के बाद पानी पी रहे हैं या खाने के साथ पानी पी रहे हैं, नतीजा क्या होगा कि आपके स्टमक तक ये बार बार मैसेज पहुंच रहा है कि और अधिक डाइजेस्टिव जूस चाहिए है, और एक समय ऐसा आएगा कि जब उस पर से कंट्रोल हट जाएगा और लगातार वो डाइजेस्टिव जूस वो सीक्रेट होगा, नतीजा एसिडिटी, क्योंकि उसमें HCl है, और HCl बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। मतलब जो डाइजेस्टिव जूस का HCl है, अगर उसको हम किसी तरह से निकाल कर उसमें एक ब्लेड का टुकड़ा डाल दें तो वो भी उसमें घुल जाएगा। और फिर जब HCl की मात्रा स्टमक में बढ़ने लगती है तो एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, फिर पेप्टिक अल्सर, ये सारी चीजें होने की संभावनाएं, रिस्क फैक्टर बढ़ जाते हैं।
अब स्टमक में खाना जो है वो सेमी लिक्विड फॉर्म में हो गया। फिर उसके बाद वो किस में आया है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो यहाँ पर जैसा मखमल होता है ना, वेलवेट की छोटे छोटे रुएं होते हैं उसमें, उस तरह के इंटरनल वॉल पर रुएं होते हैं। तो वो क्या करता है, एक तो खाने को आगे बढ़ाता है क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत लंबी होती है, और दूसरा काम क्या करता है कि उसमें से जितने भी पोषक तत्व हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, उन सबको वो एब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। अभी खाना अपना किसमें, सेमी लिक्विड फॉर्म में है, सिर्फ उसमें से वो तत्व एब्सॉर्ब होते जा रहे हैं जो बॉडी के लिए जरूरी है, और धीरे धीरे पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन में कवर करता हुआ जब वो खाना है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में छोटी होती है। तब तक क्या होता है, उस खाने से जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो पूरे बॉडी ने एब्सॉर्ब कर लिए होते हैं। अब वहां पर सेमी लिक्विड फॉर्म में वेस्ट और पानी बचता है। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो बचा हुआ पूरा पानी जो होता है उसको एब्सॉर्ब करती है और उस वेस्ट को रेक्टम में पहुंचा देती है, जहां से हम एनस के थ्रू उसे बॉडी के बाहर कर देते हैं। तो ये पूरी एक ओवरऑल प्रोसीजर है डाइजेशन की। तो अब इसमें जब भी हम इस तरह के जो बैड कॉम्बिनेशंस हैं वो डालेंगे तो हम डाइजेशन सिस्टम पर एक्स्ट्रा लोड डालेंगे, और जितना अधिक एक्स्ट्रा लोड डालेंगे उतना अधिक डाइजेशन के रिस्क फैक्टर बढ़ते जाएंगे, क्योंकि आप हर बार उसमें एक्स्ट्रा लोड डाल रहे हैं। अब जब बार बार इस तरह का खाना लगातार ले रहे हैं कि जो बैड कॉम्बिनेशंस हैं, तो उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, गैस, ब्लॉटिंग, मतलब वो उसमें फर्मेंटेशन ज्यादा होगा। अब वो खाना का कॉम्बिनेशन गड़बड़ है, उसकी डाइजेशन स्पीड गड़बड़ है, तो क्या होगा कि वो धीरे धीरे फर्मेंटेड हो जाएगा, और जैसे जैसे फर्मेंटेड होगा वैसे वैसे गैसेस क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी, और जैसे जैसे गैसेस क्रिएट होंगी तो ब्लॉटिंग मतलब पेट का फूलना और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम वो दोनों शुरू हो जाएंगी। कभी भी आप देखिए खाना खाने के आधा एक घंटे बाद अब अपने पेट को, जैसे सपोज ये आपका पेट है, पेट वाला हिस्सा है, तो इसको फिंगर से ऐसे टच करके देखिए, दबाने में वो सॉफ्ट है कि नहीं, क्योंकि यदि वहां पर ब्लोटिंग या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गई है तो वो पेट हार्ड रहेगा, सॉफ्ट नहीं रहेगा। तो यदि आपका हार्ड हो रहा है वैली पोर्शन, इसका मतलब ये है कि गैस और ब्लॉटिंग ये दोनों चीजें ही वहां पर प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज को ध्यान देना पड़ेगा। फिर इनडाइजेशन और डिस्कम्फर्ट, बहुत बार आप देखिए कि अक्सर जब किसी पार्टी वगैरह में आप जाते हैं ना, तो आजकल ढेर वैरायटी रहती है, आपको लगता है ये भी टेस्ट कर लें, वो भी टेस्ट कर लें, थोड़ा सा ये भी खा लें, और उस सारी चीजों को टेस्ट करने के चक्कर में होता क्या है कि हम अपने पेट में बिना सोचे समझे डालते जाते हैं। आप देखिए उसके बाद आपको लगेगा कि बहुत भारीपन लग रहा है पेट में, आपको कंफर्टेबल नहीं लगता है खाना खाने के बाद, और साथ ही इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होगी। अब ये इनडाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन दो वर्ड बहुत यूज किए जाते हैं, तो ये दोनों ही अलग है। इनडाइजेशन कहाँ होगा, स्टमक में, कि मतलब आपने जो खाना खाया वो डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रहा है। जैसे रात को मान लीजिए किसी ने खाना खाया, पार्टी में गए, हैवी खाना खाया, घर आके सो गए, तो क्या होगा कि सुबह तक वो खाना इनडाइजेस्ट फॉर्म में ही रहेगा। तो ये जो इनडाइजेशन है ये हमेशा कहाँ होगा, स्टमक में होगा, और जो कॉन्स्टिपेशन है वो कहाँ होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लोग इसको जनरल एक ही सेंस में लेते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। फिर इसके बाद में टॉक्सिन बिल्डअप होने लगेंगे। अगर बहुत अधिक खराब समय रहेगा, बहुत अधिक समय तक भोजन रुका रहेगा, तो बॉडी में टॉक्सिन्स क्रिएट होंगे और वो बहुत सारे टिश्यूज को वीक करेंगे या बहुत सारी क्रोनिक इश्यूज भी क्रिएट कर सकते हैं। फिर क्रोनिक हेल्थ इश्यूज, अगर लगातार ये चीज चलती जा रही है बार बार, तो डाइजेशन इफेक्ट हुआ,
उसके बाद मेटाबॉलिज्म स्ट्रेस में आया और मेटाबॉलिक रेट आपका डिफरेंट हुआ, रिस्क फैक्टर में आया। लगातार ओवरलोड होने के कारण हो सकता है कि डाइजेशन सिस्टम में ही कुछ इन्फ्लेमेशंस हो जाएं या कुछ स्वेलिंग आ जाए या कुछ इन्फेक्शंस हो जाएं। तो ये सारी चीजें होने के कारण, जैसे ओबेसिटी है, डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है, इन सब का एक कारण ये भी माना जाता है कि आपका बैड कॉम्बिनेशन के साथ फूड को लगातार खाना। अब क्या अपन बेटर डाइजेशन के लिए करें? तो सबसे पहला काम तो हमको करना चाहिए कि जो फर्मेंटेशंस होते हैं वो हमको हमारी स्टमक में नहीं होने देना चाहिए। अब उसको रोकने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए कि बहुत लंबे समय तक खाली पेट नहीं रहना चाहिए। तो कुछ ना कुछ, जैसे पहले ये सिस्टम था कि 2 टाइम खाना खाओ, लेकिन आज के इसमें 4 मील कम से कम सभी प्रिस्क्राइब करते हैं कि 2 शॉर्ट मील और 2 फुल मील होने चाहिए। और अ, फलों को खाली पेट या नहीं, यहाँ कुछ गलत है, भोजन के साथ कभी भी नहीं खाना चाहिए। और खाली पेट भी कुछ फल हम खा सकते हैं, लेकिन कुछ फल ऐसे होते हैं कि वो खाली पेट नहीं खाना चाहिए। जैसे अनार है, अनार या अनार का जूस है, वो खाली पेट आपको कभी भी नहीं लेना चाहिए। लेकिन जैसे बनाना है, वो आप खाली पेट ले सकते हैं। तो ये भी बहुत सारी वैरायटी पर डिपेंड करता है। और यहाँ पर फलों को भोजन के बीच में तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। यहाँ पर अगर लिखा भी है तो ये गलत है, क्योंकि बीच में अगर होगा तो वो वही प्रॉब्लम होगी कि डाइजेशन स्पीड अलग अलग होने के कारण फर्मेंटेशन शुरू हो जाएगा। और प्रोटीन को स्टार्च के साथ नहीं खाना चाहिए। मतलब ऐसे अगर हम प्रोटीन ले रहे हैं तो कुछ ऐसे वेजिटेबल्स का सेट लें कि जिनमें स्टार्च ना हो। जैसे सबसे ज्यादा स्टार्च पोटैटो में होता है, तो पोटैटो को अवॉइड करें। और फिर कुछ जैसे दूध और मछली है, तरबूज को अकेले नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो मतलब अकेले खाना चाहिए, सॉरी, फ्रूट है उसको अकेले खाना चाहिए। और उसके साथ में कुछ अनाज को नहीं मिक्स करना चाहिए, क्योंकि यदि आप अनाज को मिक्स कर देते हैं तो भी दिक्कत होती है। अब यहाँ पर कुछ कॉम्बिनेशन दिए हैं, जैसे मिल्क है और सिट्रस फ्रूट है, ये नहीं खाना चाहिए। लेकिन मिल्क और बनाना आप खा सकते हैं, वो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। फिर फ्रूट्स को मील के साथ नहीं खाना चाहिए, स्पेशल जब आपका जो मील है उसमें स्टार्च हो, तो उसके साथ नहीं खाना चाहिए। लेकिन दही और फ्रूट आप खा सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर टमाटर और स्टार्च को एक साथ नहीं खाना चाहिए। तो ये कुछ कोल्ड ड्रिंक और हॉट मीट, मतलब ठंडा गर्म एक साथ नहीं खाना चाहिए। अल्कोहल, कॉफी, ये भी एक साथ नहीं खाना चाहिए। सॉरी, ये सारे बैड कॉम्बिनेशन ही हैं। तो यहाँ पर ये दिया है कि ये जो कॉम्बिनेशंस हैं ये बैड कॉम्बिनेशन के अंतर आते हैं। जैसे मिल्क शेक बहुत लोग पीते हैं ना, दूध के साथ बनाना शेक, मैंगो शेक, लेकिन वो एक बहुत अच्छे कॉम्बिनेशंस में नहीं आता है। वो टेस्ट में अच्छा हो सकता है, लेकिन फाइनली जो है उसको बहुत अच्छे उसमें नहीं लेते हैं। अब जैसे कोई भी वाटरमेलन है, उसके साथ कुछ कैफीन ले लें तो वो भी अच्छा नहीं है। तो इस तरह से ओवरऑल हम देखें कि दूध और फलों को, या अनाज और फलों को, या ठंडा गरम, या कैफीन, या कॉफी टी के साथ कुछ अल्कोहल, तो इस तरह की जो चीजें हैं ये हमेशा बैड कॉम्बिनेशंस होती हैं। लेकिन देखिए, आज एक यंगस्टर में एक चीज बहुत कॉमन दिखती है कि खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक पीना। जनरल आप देखें तो ये चीज बहुत दिखती है। अब आप ये देखिए कि जब खाना खाते हैं वो गर्म होता है, क्योंकि खाना तो हम गर्म ही खाना पसंद करते हैं, और ज्यादातर वो जंक फूड होता है। और उसके साथ अगर वो कोल्ड ड्रिंक लेते हैं जो हाईली शुगर्ड होता है, तो उनके डाइजेशन पर क्या इफेक्ट्स होंगे, ये आप लोग विचार करें और कोशिश करें कि इस पे एक पेज लिखें, नोट कर लें आप लोग। जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो बॉडी पर क्या क्या इफेक्ट डालता है। और वो पेज बच्चों को कहीं भी लगा दें, जिससे आते जाते बच्चे पढ़ें, या आप खुद ना बताएं लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनकी नजर में आ जाए। ऐसा जरूर करें।
फिर अपन देखेंगे कि राइट कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं कि जो बहुत राइट होते हैं, जो डाइजेशन को बढ़ा देते हैं, फास्ट कर देते हैं, बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, जैसे पीनट बटर और जेली, रूट बियर और वेनिला आइसक्रीम। तो ये दोनों ठंडी ही रहती हैं, लेकिन ये एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं, जैसे टमाटर और जैतून का तेल दोनों को एक साथ लेना। तो ये जो चीजें होती हैं, अगर इस तरह का कॉम्बो हम लेते हैं चावल के साथ, मछली करी और मीठा और तीखा, तो इस तरह के जो कॉम्बिनेशंस हम लेते हैं, तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए हेल्पफुल होते हैं और डाइजेशन प्रॉपर होने में वो सपोर्ट करते हैं। अब इंडिया में यदि हम देखें तो इंडिया में इस तरह की डिश कौन कौन सी है, जैसे राजमा चावल एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, और नॉर्थ में तो ये बहुत अधिक चलता है। और राजमा जो सीड्स होते हैं वो बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं, तो ज्यादातर वहां पर जो सुबह काम पर जाते हैं लोग, तो उसके पहले राजमा चावल ही खा के जाते हैं। फिर दाल के साथ उबले हुए चावल के केक, मतलब इडली, सांभर, डोसा, छोला कुलचा, पाव भाजी, मतलब ब्रेड के साथ सब्जी या रोटी के साथ सब्जी, डोसा, सांभर, और यहाँ पर कुछ नॉन वेज भी दिए हैं, जैसे मटर बिरयानी, उसके साथ रायता। आप देखिए बिरयानी आप कहीं भी मंगाएंगे, भले ही आप वेज ही मंगाएंगे, तो भी बिरयानी के साथ रायता आता ही है। मक्के की रोटी, सरसों का साग, दाल बाटी चूरमा। तो ये सारी चीजें जो हैं ये गुड कॉम्बिनेशन है। और अगर आप अपने परंपरागत भोजन की तरफ जाते हैं, तो आप देखिए उसमें ज्यादातर आपको कॉम्बिनेशन ऐसे ही दिख रहे होंगे कि जो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, या जिनको हम गुड कॉम्बिनेशन कह सकते हैं। अब ये नॉर्थ इंडिया की कुछ डिशेस हैं, जैसे राजमा चावल, छोले कुलचे, ये दोनों गुड कॉम्बिनेशन होती हैं और वहां पर बहुत अधिक प्रचलित होती हैं। दाल बाटी चूरमा, मक्के की रोटी के साथ सरसों का साग और पाव भाजी। साउथ इंडियन जो डिशेस हैं वो है इडली सांभर, डोसा सांभर और अप्पम। तो ये सारी चीजें वहाँ की फेमस हैं, जो बहुत अच्छी गुड कॉम्बिनेशंस में आती हैं। बड़ा पाव बड़ा सांभर और उपमा के साथ पेसर टट, ये कुछ उपमा के साथ कुछ चने, हरे चने का डोसा होता है। अगर वेस्ट इंडिया में जाओ तो आमरस के साथ पूरन पोली, कढ़ी, खिचड़ी, मिसल पाव। ईस्ट में जाओ तो ढिमर, ढोकर, दालना और लुची, सालना के साथ मटर बिरयानी। तो ये सारे जो एरिया है, वहाँ के जो गुड कॉम्बिनेशन है ये दिए गए हैं। और आप एक इन जनरल देखें तो हमारे जो ट्रेडिशनल चलते हैं कॉम्बिनेशन, वो ज्यादातर आप पाएंगे कि मैक्सिमम जो है वो गुड कॉम्बिनेशन में ही रहेंगे। मतलब जो पहले एक खाने का पैटर्न बनाया गया था, एक किसी न किसी ने कहीं ना कहीं तो हमें सिखाया होगा कि दाल के साथ चावल खाना या सब्जी के साथ रोटी खाना। तो 100% उनको ये गुड कॉम्बिनेशन और बैड कॉम्बिनेशन का बहुत अच्छा नॉलेज रहा होगा, तभी उन्होंने वो एक रिचुअल्स के रूप में हमें सिखा दिया कि भाई इसके साथ ये खाना, इसके साथ ये नहीं खाना। और वो चीज को हम आज भी फॉलो करते हैं। अब जो गुड डाइजेशन है उसके लिए क्या जरूरी है कि जो खाना है वो फाइबरस हो, उसमें बहुत सारे फाइबर हो। जितने अधिक फाइबरस होगा उतना अधिक वो खाना हेल्थ के लिए अच्छा होगा। अब एक सवाल हमेशा आता है कि भाई जैसे जब भी बीमार होता है व्यक्ति, या बहुत 2 3 4 दिन खाना नहीं खाया, किसी बीमारी से उठा, तो उसको डॉक्टर हो या कोई भी यही प्रिस्क्राइब करते कि पतली खिचड़ी खाओ, मूंग की दाल और चावल की बनी हुई पतली खिचड़ी खाओ। तो लोग बोलते फिर दाल चावल ही क्यों ना खा लें। लेकिन इसमें फर्क क्या होता है कि जब हम दाल चावल को अलग अलग कुक करते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। लेकिन वही जब हम दाल चावल मिक्स करके और कुक करते हैं तो उसमें बहुत अधिक फाइबर्स बन जाते हैं। और चूंकि हमेशा किसी भी बीमारी से कोई उठता है व्यक्ति,
या मान लीजिए बहुत लंबे समय तक खाना नहीं खाया, तो उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि उसके डाइजेशन को सपोर्टिंग फूड दें। और वो फूड क्या होता है कि बहुत फाइब्रस हो, इसीलिए ज्यादातर लोगों को ये खिचड़ी दी जाती है। तो ये जो सब्जियां हैं, दही है, तो इन सब में प्रोबायोटिक भी एक बहुत अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। इन जनरल हम ऐसा सोचते हैं कि बैक्टीरिया मतलब बीमार करने वाले, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे बॉडी में कुछ गुड बैक्टीरिया भी हैं, कुछ बैड बैक्टीरिया भी हैं। इसका एग्जाम्पल आप कैसे देख सकते हैं कि देखिए, जब भी आप एंटीबायोटिक लेते हैं तो आपको या तो एंटासिड देंगे साथ में डॉक्टर, और उसके बाद भी आपको क्या लगेगा कि पेट ठीक नहीं लग रहा है। किसी को लूज मोशन होंगे, किसी को दर्द होगा, किसी को बहुत भारीपन लगने लगेगा, सबके अलग अलग होंगे, लेकिन ये फील होगा कि डाइजेशन बहुत अच्छा नहीं है। उसका रीजन सिर्फ क्या होता है कि जब एंटीबायोटिक हम लेते हैं तो एंटीबायोटिक को ये नहीं मालूम है कि कौन से गुड बैक्टीरिया हैं, कौन से बैड बैक्टीरिया हैं। वो तो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो जो बैड बैक्टीरिया हैं उनके साथ साथ जो हमारे गट्स में गुड बैक्टीरिया होते हैं, जिनको प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक्स बोलते हैं, वो भी खत्म हो जाते हैं। और जब वो नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो नतीजा हमको डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। तो ये जो दही है, मही है, जैतून के तेल, ये ऐसे सोर्स हैं जहां पर ये जो गुड बैक्टीरिया हैं ये बहुत अच्छे क्वांटिटी में पाए जाते हैं, और ये हेल्पफुल है हमारे गट्स के प्री और प्रोबायोटिक दोनों तरह के बैक्टीरिया को ग्रोथ में और उनको इम्प्रूव करने में। अब यहाँ पे जैसे प्रोटीन है, उसको कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलाएं तो वो डाइजेशन को थोड़ा स्लो कर देगा, और जिससे जो एनर्जी जनरेट होगी वो धीरे धीरे होगी और एक सस्टेनेबल प्रोसेस में आगे बढ़ती जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि सडनली बहुत तेजी से एनर्जी जनरेट हुई और बहुत तेजी से खत्म हो गई। तो वो इसमें एक खासियत होती है। फिर हाइड्रेट रहना बहुत जरूरी है, पानी बहुत जरूरी है शरीर के लिए। अदरक, कुछ हर्ब्स होते हैं, अदरक को बहुत अच्छा माना जाता है कि वो डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। अजवाइन है, काला नमक है, ये कुछ हर्ब्स होते हैं जो हम गुड डाइजेशन के लिए ले सकते हैं। जैसे हम जब ये धनिया वगैरह के बारे में पढ़ रहे थे, तो जीरा पानी है, धनिया पानी है, ये भी डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होते हैं। अब इसमें जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए न्यूट्रिएंट्स के, वो कैसा होना चाहिए? फाइबर और प्रोबायोटिक्स। मतलब प्रोबायोटिक्स यानी वो बैक्टीरिया जो इंटेस्टाइन में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, उनको एब्सॉर्ब करने में हेल्पफुल होते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे, जैसे दही है, ओट्स है, ब्राउन राइस है, इनमें इस तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और जब हम इनका सेवन करते हैं तो ये इंटेस्टाइन के प्रोबैक्टीरिया को इम्प्रूव करने में या उनको उनकी ग्रोथ में हेल्पफुल होते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जब हमको लंबे समय तक एनर्जी चाहिए है, तो उस समय यदि हम प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट को मिक्स करके खाते हैं, तो जब ये दोनों मिक्स होते हैं तो नतीजा क्या होता है कि जो डाइजेशन है वो थोड़ा धीमा हो जाता है। और जब वो धीमा होता है तो एनर्जी बहुत लंबे समय तक धीरे धीरे ब्लड में ग्लूकोज बन के जाता रहता है, और लंबे समय तक बॉडी को एनर्जी मिलती है। फिर हेल्दी फैट और ग्रीन वेजिटेबल्स, तो जो पोषक तत्व हैं वो बहुत अच्छी तरह से एब्सॉर्ब हो पाए, और जो वेस्ट है वो बहुत प्रॉपर पूरा क्लीन हो जाए, बॉडी डिटॉक्स हो पाए, तो उसके लिए जो एक हेल्दी फैट होता है वो लेना बहुत जरूरी है। फिर पालक, केला और जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, वो सारी चीजें इसमें हेल्पफुल होती हैं। फिर डाइजेस्टिव एंजाइम्स, तो जो प्रोटीन ब्रेक होता है सिंपल एंजाइम्स में, सिंपल टुकड़ों में, तो ये जो ये जो होते हैं कि ये बहुत सारे ये एंजाइम प्राकृतिक रूप से भी कुछ फलों में मिलते हैं। जैसे पपीता में एक दिया है, पपीता में जो पपेन होता है, या अनानास में ब्रोमेलेन होता है। तो ये क्या करता है कि जो प्रोटीन होता है और उसका जो विघटन होता है, या वो जो ब्रेक डाउन होता है प्रोटीन, उस प्रक्रिया में ये हेल्पफुल होते हैं। और जब इस प्रक्रिया को ये तेजी से और
परफेक्ट रेगुलेट करके करते हैं तो बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी तरह से होता है। और जब बॉडी पोषक तत्वों को बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करती है तो वो हेल्दी होती है। प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक इन दोनों के बारे में अभी हमने पढ़ा है। ये दोनों ही खाद्य पदार्थों में मिलते हैं और ये खाद्य पदार्थ वो हैं जो हमारे इंटेस्टाइन में गुड बैक्टीरिया हैं उनको ये पोषण देते हैं, उनकी ग्रोथ उनके इम्प्रूवमेंट में हेल्पफुल होते हैं। और जब ये दोनों बैक्टीरिया प्रॉपर इंटेस्टाइन में होते हैं तो इंटेस्टाइन में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको एब्जॉर्बिंग करने का पावर बहुत अच्छा हो जाता है। ये केले, ओट्स, कोदही, इन नहीं केले, ओट्स जो है और दही, इन सब में ये दोनों तरह के बैक्टीरिया मिलते हैं। फिर इसके बाद जो और जरूरी चीजें हैं अच्छे के लिए वो हाइड्रेशन, की पानी प्रॉपर होना चाहिए। पानी कितना होना चाहिए कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी पर डे होना चाहिए, लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी को कितना सूट कर रहा है। कुछ स्पाइसेस भी होने चाहिए खाने में, जैसे हल्दी है, एक बहुत अच्छी स्पाइस मानी जाती है जिसको खाने में किसी न किसी रूप में शामिल करना चाहिए। अदरक है, काली मिर्च है, तो इस तरह की जो चीजें हैं, अजवाइन है, जीरा है, ये सब भी हेल्पफुल होती हैं। फिर हेल्दी फैट होना चाहिए। हेल्दी फैट में क्योंकि ओमेगा 3 होता है और बहुत सी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो हेल्दी फैट बहुत जरूरी होता है। खासकर जैसे चिया सीड्स हैं, अखरोट है, एवोकाडो, इन सब में ये मिलता है। और लेग्यूम्स मतलब कुछ ऐसे दाल और बीन्स जो कि फाइबर के और प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्स हैं, तो उनको भी अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। अब रॉन्ग फूड का कॉम्बिनेशन क्या है आयुर्वेद के हिसाब से, तो जैसे मिल्क को फ्रूट के साथ रहना लेना, या जो डेयरी प्रोडक्ट हैं उसको पोटैटो, टोमेटो या बैगन के साथ लेना, तो इस तरह के जो हैं ग्रेन्स, अनाज और फल को एक साथ लेना, बीन्स और फिश को एक साथ लेना, या हॉट या कोल्ड दोनों चीजों को एक साथ लेना, तो ये सारे बैड कॉम्बिनेशन है। और जब भी ये साथ मिलते हैं तो ये क्या करेंगे कि इनसे या तो पेट फूलेगा या एसिडिटी बढ़ेगी या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी, इनडाइजेशन, मतलब डिपेंड करता है कि किसी ना किसी से डाइजेस्टिव रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम को शुरू करेंगे। और जब उसको आपको सुधारना है तो उसके लिए तरीका वही है कि सादा भोजन खाएं, गुड कॉम्बिनेशन वाला भोजन खाएं, जिससे कि वो उसको हेल्प करने में, सुधारने में हेल्पफुल होता है। अब जैसे कुछ बैड जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है, हाई फैट फूड और कार्बोहाइड्रेट। तो कुछ ऐसे जो बहुत हाई फैट हैं वो पाचन क्रिया को धीमा कर देते हैं। हाई फैट में हम बहुत डीप फ्राई या तेली, जो तेल से बहुत ज्यादा, जिसमें तेल या घी है, वो ले सकते हैं। अब उनके साथ कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या हो गया, पास्ता, चावल, ऐसी चीजें हो गई। तो जब वो कॉम्बिनेशन का होता है तो पेट में स्वेलिंग हो सकती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, और जो खाना खाने के बाद एक डिस्कम्फर्ट का इमोशन है वो आ सकता है। बहुत अधिक समय तक ऐसा लगेगा कि पेट भरा है और भारी है। भोजन के साथ फल, मतलब फ्रूट्स विथ मील, यानी क्योंकि ये जो फल हैं वो जल्दी पच जाते हैं, लेकिन जो प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनको पचने में टाइम लगता है। और जब दोनों को साथ में खाते हैं तो वो खाना कंफ्यूज वाला होने के कारण फर्मेटेड होने लगता है, और फर्मेटेड होने के कारण ब्लॉटिंग या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है। फिर उसके बाद में डेयरी प्रोडक्ट विथ मीट, स्टार्च या कोई भी एसिटिक चीज के साथ, तो इनको भी ध्यान रखना चाहिए। जो भी जंक फूड है वो सारे इसी कैटेगरी में आते हैं, और वो सारे किसी न किसी तरह पर डाइजेशन सिस्टम पर बहुत अधिक प्रेशर डालते हैं, और जिससे धीरे 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 क्या होता है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो वीक होता जाता है। अब कुछ अन्य पदार्थ हैं, जैसे खरबूजा बहुत जल्दी पच जाता है, लेकिन अगर इसको किसी चीज के साथ खा लिया जाए तो ये फर्मेंटेड हो जाएगा, तो कोशिश करना चाहिए कि इसे अकेले ही खाएं। फिर बहुत सारे ऐसे बीन या प्रोटीन होते हैं और स्टार्चेस होते हैं, तो
उनका भी डाइजेशन पर कॉम्बिनेशन, बैड कॉम्बिनेशन यदि आप ले रहे हैं तो उनका भी डाइजेशन पर बहुत बैड इफेक्ट डालेगा, और वो कोशिश करना चाहिए कि उन चीजों से हम बचें। पानी बहुत पीना चाहिए, ड्रिंकिंग अलॉट, और लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि पानी बहुत ज्यादा पीने से जो डाइजेस्टिव जूस है वो डाइल्यूट हो जाएगा, जिससे डाइजेशन पावर स्लो हो जाएगा। तो भोजन करने के यहाँ 30 मिनट है, लेकिन मैं उसको बोलती हूँ लगभग 45 मिनट पहले और बाद में पानी ना पीना बेहतर है, और भोजन के बीच में तो बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए पानी। यहाँ पर ये कुछ पिक्चर्स हैं जो नहीं करना चाहिए, बैड कॉम्बिनेशन है, कुछ गुड कॉम्बिनेशंस हैं। अब एक और क्वेश्चन बहुत आता है, वेजिटेरियन वर्सेस नॉन वेजिटेरियन क्या अच्छा है, तो उसको भी हम थोड़ा सा देखेंगे। तो जो भी जितना भी वेजिटेरियन होता है वो प्लांट बेस होता है, जबकि जो नॉन वेजिटेरियन होता है वो एनिमल बेस होता है। तो जो एनिमल बेस आहार होता है उसमें प्रोटीन बहुत हाई होता है, विटामिन B12 होता है, आयरन, ओमेगा 3 बहुत अधिक होते हैं। वहीं पर जो वेजिटेरियन होता है उसमें फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और फाइटोन्यूट्रिएंट्स बहुत अधिक होते हैं। और ये जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं ये हार्ट रिस्क, हाई बीपी, बहुत सारे तरह के कैंसर के रिस्क को कम करते हैं। लेकिन जो वेजिटेरियन होते हैं उसमें विटामिन B12, आयरन और ओमेगा 3 इनकी थोड़ी सी कमी पाई जाती है। तो यहाँ पर जो वेजिटेरियन है उनके लिए जो खाने के सामान होते हैं वो क्या होते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रेन, लेग्यूम्स, नट्स, सीड्स, ये सारे होते हैं। बहुत कुछ ऐसे लैक्टो ओवो वेजिटेरियन होते हैं जो हमने डाइट में पढ़ा था, वो डेयरी उत्पादन और जितने एग होता है, सिर्फ एग लेते हैं वो, बाकी और कोई भी नॉनवेज में नहीं लेते हैं। और इससे लाभ क्या होता है कि हार्ट डिजीज की रिस्क कम हो जाती है, हाइपरटेंशन कम हो जाता है, डायबिटीज की प्रॉब्लम कम होती है, और बहुत सारे कोलेस्ट्रॉल कम होता है, BMI कम होता है, बॉडी वेट कम होता है। तो ये सारे यहाँ पर जो है वो बेनिफिट होते हैं। और जो नॉन वेजिटेरियन है उनके सोर्सेस क्या होते हैं, मीट, पोल्ट्री, एग, फिश, सी फूड, और कुछ इसमें एडिशनल प्लांट बेस्ड फूड भी ये रखते हैं। और इनके जो पोटेंशियल बेनिफिट क्या होते हैं कि एक तो इनको B12 बहुत अच्छा मिलता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत अच्छा मिलता है, हाई प्रोटीन होता है जो उनके मसल्स को बहुत अच्छा डेवलप कर देता है। लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल रिस्क क्या होता है कि इसमें कोलेस्ट्रॉल या सेचुरेटेड फैट बहुत अधिक हो सकता है, और कुछ तरह के जो रेड मीट होता है या प्रोसेस्ड मीट होता है वो बहुत अधिक यदि खाने से हार्ट रिस्क जैसे फैक्टर्स बढ़ सकते हैं, ओवरवेट हो सकते हैं। तो यदि कौन सा बेहतर है, तो जहां तक मैं देखती हूँ कि जो आहार है, जो एलिमेंट्री कैनाल है, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, वो चूंकि उसकी डिजाइन वेजिटेरियन के लिए की गई है, तो हम उसी को, जो शाकाहारी है और वेजिटेरियन है, उसी को ही बेस्ट मानते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि वो जो एलिमेंट्री कैनाल है वो किस तरह से सपोर्ट होती है। तो जो दांत होते हैं वो ह्यूमन टीथ इस तरह के होते हैं, जबकि जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं या कार्निवोरस होते हैं उनके ऐसे पॉइंटेड होते हैं जो शो करते हैं कि वो मांसाहार के लिए हैं। लेकिन ह्यूमंस में ऐसे दांत कहीं भी नहीं पाए जाते हैं। फिर ये तो दांतों के ही हैं, उनके जबड़े जो होते हैं, जॉज, वो जो नॉनवेज वाले होते हैं उनके जॉज जो होते हैं, बोन, वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, ह्यूमंस में भी वो नहीं होते हैं। फिर टीथ की जो स्ट्रक्चर होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं, डिपेंड करता है कि वो हार्बिवोरस है या कार्बिवोरस है। फिर जो साइंस है वो भी यही बोलता है कि ये जो टीथ है, चूंकि ये इस हिसाब से ही बनाया है कि ये वेजिटेरियन को, प्लांट बेस्ड फूड के लिए है, और इनके जो एनिमल बेस्ड फूड है उनके लिए ये पॉइंटेड और लंबे होते हैं। उसके बाद यहाँ तक मेरे ख्याल से ये सभी चीजें हो गई आप लोगों की।
ये दोनों पॉइंट्स कंप्लीटली कवर हो गए हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हम ले सकते हैं 10 मिनट में, तो आपके यदि कोई क्वेश्चंस हैं तो हैंड रेस करें। रचना जी। हाँ, एक मिनट, हाँ, खोल देती हूँ। आज का बैच का टॉपिक था नाइस। थैंक यू। हाँ, मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे अक्सर हम लोग जो फ्रूट क्रीम लेते हैं, लाइक दूध के साथ जो फ्रूट्स ले लेते हैं, तो इज इट ओके? और कई बार ऐसा होता है जैसे मीठे अमरूद की सब्जी रोटी के साथ खा लेती हैं, या केले की सब्जी भी, जैसे मीठी केले की सब्जी की कुछ नहीं हो तो केले की सब्जी छोक दो, मतलब पके हुए केले की, तो इज इट ओके देन? और अक्सर आलू के साथ जैसे होता है, आलू बनता है तो आलू स्टफ में दम आलू या कुछ बनाया तो पनीर उसके अंदर स्टफ करके बना दिया, तो दैट मीन्स इट इज नॉट राइट। हाँ, क्योंकि अकॉर्डिंग जो अगर हम सारा ये हमने जो भी स्टडी की गुड कॉम्बिनेशन और बैड कॉम्बिनेशन के इसके हिसाब से देखें तो ये ठीक नहीं है ना। और दूसरा डिपेंड करता है कि आप मान लीजिए 6-8 महीने में एक बार ले रही हैं और डेली ले रही हैं, उस पर भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि एक बार लेने में आपका स्टमक उसको ठीक है, उसको बेयर कर लेगा और उसको जो बोलते हैं ना कि झेल लेगा, लेकिन अगर आप डेली ही वो प्रोसेस करेंगी तब उस पर एक्स्ट्रा बर्डन होगा। राइट आशु जी। जय 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 जी, जय। हाँ दीदी, मेरा क्वेश्चन है, जैसे अभी अभी बताया आपने कि फ्रूट्स जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं तो उनको भोजन के साथ नहीं लेना चाहिए, लेकिन जैसे आहारों में सब चीजें एक साथ चलनी होती है, तो क्या वहाँ पे सीक्वेंस ऐसा होना चाहिए कि पहले फ्रूट्स लें और बाद में सॉलिड या अनाज वगैरह जो अपन ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट? एक्चुअली देखिए, उधर तो हम ये कॉम्बिनेशंस को नहीं फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि जैसे फ्रूट्स इन जनरल में हम बोलते हैं कि खाने के कम से कम आधे घंटे पहले लें या 40 मिनट पहले लें, जिससे उनका पूरा डाइजेशन हो जाए, उसके बाद आप खाने पर आए, है ना। लेकिन वो एक बिल्कुल अलग प्रोसेस है आहार की, तो उसको हम इससे नहीं कर सकते हैं कंबाइन। ये हम जनरल क्योंकि पॉइंट ऑफ जनरली व्यू ऐसा से होता है कि आहार में पहले, जी, हमें ज्यादातर साधनों के आहार में ये होता है कि पहले रोटी वगैरह घास चलते हैं और बाद में फ्रूट्स चलते हैं। अधिकांश के आहार का क्रम यही देखा है। उसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूंगी। ये एक अपन जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो जनरल पॉइंट ऑफ व्यू में ठीक है अगर हम दीदी। देखें तो ये गलत कॉम्बिनेशन है ना। और अपन भी कभी कभी एक आसन अगर करते हैं तो हमें फिर उस समय एक चीज अवॉइड करनी चाहिए, या तो फ्रूट्स नहीं लें या फिर हाँ, सॉलिड आप नहीं लें। अनाज लीजिए, फ्रूट्स मत लीजिए एक दिन, फिर या एक दिन सिर्फ फ्रूट्स लीजिए, अनाज अनाज मत लीजिए, है ना। और दीदी देखिए, अभी एकासन का मतलब क्या होता है? एकासन का मतलब ये होता है कि आप आराम से बैठ के एक बार खाना खा ले, लेकिन वो एक बार को ना बहुत गलत ढंग से ले लिया। कैसे ले लिया गलत ढंग से? कि एक ही बार खाना है, स्वीट भी खा लेते हैं, एक ही बार खाना है, अनाज भी खा लेते हैं, एक ही बार खाना है, फल भी खा लेते हैं। तो ये लालच नहीं होना चाहिए। एक ही बार खाना मतलब हम जो साधारण खाना खाते हैं हम वही खाएं। उसको हम एक्सेस में क्यों बात कर रहे हैं? अगर एक्सेस में कर रहे हैं और ये सब बैड कॉम्बिनेशंस ले रहे हैं, तो जो बेनिफिट होने चाहिए फास्टिंग के वो नहीं होंगे। क्योंकि फास्टिंग एक धार्मिक रिचुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा है ही, लेकिन एक बॉडी को डिटॉक्स करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बहुत अच्छा फास्टिंग करना एक बहुत अच्छी मेथड मानी जाती है। तो यदि हम दोनों ही लाभ एक बार में ले लें तो बेस्ट है। तो हमें कोशिश ये करना चाहिए कि या तो हम सिर्फ फ्रूट्स के साथ कर लें या हम पूरे खाने के साथ कर लें। देखिए, अगर आप दीदी, मान लीजिए हफ्ते में पूरे 6 दिन फ्रूट्स खाना सब परफेक्ट खा रहे हैं, तो एक दिन सपोज आप फ्रूट्स नहीं भी खाएंगे तो आपको कोई लॉसेस नहीं होने वाला है। लेकिन खाएंगे तो जरूर आपको लॉसेस होने का। आप देखिए, जब भी जो लोग एकासन करते हैं तो उसके बाद लगता है बहुत भारीपन लग रहा है, खाना खा के तुरंत फिर आराम से लेट जाएंगे कि अब तो वो सारी चीजें क्या है? वो गलत कॉम्बिनेशन है।
तो अगर आपको लगता है कि आपको अनाज से एनर्जी मिल रही है तो आप बेटर है अनाज खाएं एक टाइम आराम से, जैसे हम दाल चावल सब्जी रोटी जो भी खाते हैं उस दिन फ्रूट ना खाएं, या फिर सिर्फ फ्रूट्स खा लें अनाज ना खाएं। तो ये हमारे कॉन्शियस पे डिपेंड है कि हमको कैसे मैनेज करना और जैसे खरबूजा बताया नहीं, खरबूजा सिंगल ही खाना चाहिए और एक खाली पेट लेना चाहिए या नहीं खरबूजा जो लेते है। हैं? आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है आशु जी। खरबूजा खाली पेट खाना चाहिए या नहीं? नहीं, खरबूजे को खाली पेट से मतलब नहीं, खरबूजे के साथ कोई और चीज को नहीं खाना चाहिए, खाली खरबूजा खाना चाहिए, खाली पेट से रिलेटेड नहीं है। और खासकर एक अनार को ही ऐसा बोला जाता है कि एकदम एम्प्टी स्टमक ना खाएं, बाकी चीजें तो आप खाली पेट भी ले सकते हैं। और अमरूद भी नहीं खाना चाहिए? नहीं, अमरूद भी ले सकते हैं खाली पेट, लेकिन अमरूद वगैरह में क्या होता है कि ये आयरन रिच रहते हैं, तो आयरन होने के कई बार ज्यादा अधिक होने के कारण ना कई बार लोगों को एक वॉमिटिंग सेंसेशन या फील होने लगता है, तो फिर जिनको ऐसा हो रहा है वो ना ले। मंजू जी। अभी जैसे ओम अलहमदुलिल्लाह दीदी। कोशिश करें एक ही क्वेश्चन पहुंचे, क्योंकि सभी एक एक बार तो जिससे पूछ सके ना, नहीं तो एक ही बहुत सारे पूछते तो फिर। जी बोले मंजू जी। दीदी आपने फ्रूट्स के बारे में बताया कि फ्रूट्स नहीं लेने चाहिए खाने के साथ, लेकिन सैलेड्स बताइए। सैलेड्स भी नहीं लेना चाहिए, कच्चा पक्का एक साथ नहीं खाना चाहिए। एक्चुअल जो डाइट सिस्टम होता है वो कैसे होता है कि जब आप सुबह उठें तो चूंकि ब्रेकफास्ट जल्दी लें, मतलब ब्रेकफास्ट का मतलब ही होता है कि एक लंबे टाइम तक आपने फास्ट किया, मान लीजिए 7 बजे तक आपने खाना खा लिया, तो 100% 7 बजे के बाद तो ही ब्रेकफास्ट लेंगे, तो वो एक 12 घंटे की आपकी फास्टिंग हो गई। इसीलिए जो वो फर्स्ट फूड होता है उसको ब्रेकफास्ट बोला जाता है। तो कोशिश करें कि सुबह उठकर आप जो नट्स वगैरह जो लेते हैं वो सब लें, उसके बाद कम से कम जब भी सो के उठे उसके 1 घंटे बाद कम से कम ब्रेकफास्ट ले लें, रिच लें ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट कंपलसरी लें। फिर उसके बाद आप कोशिश करें कि 11 बजे कोई एक सीजनल और लोकल फ्रूट ले लें, कम से कम एक कटोरी भर के या एक फ्रूट पूरा ले लें। फिर इसके बाद क्योंकि एक जो स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है लंच का वो लगभग 2 बजे माना जाता है, तो ठीक है यदि हम उसको 1 बजे तक भी शिफ्ट करते हैं तो फिर आप 12 साढ़े 12 के आसपास आप सैलेड ले लें आधे घंटे पहले, उसके बाद आप पूरा खाना लें, फिर शाम को आप कुछ 3-4 बजे आप कुछ लाइट ले लें जो भी लेना चाहते हैं, और उसके बाद पूरा डिनर ले लें, तो डिनर भी थोड़ा लाइट लें। जनरली ये कहा जाता है कि फ्रूट 3 बजे के आसपास लेना चाहिए। देखिए ये वाले जो नियम है कि 3 बजे के आसपास से 4 बजे, ये कोई भी हार्ड एंड फास्ट स्केल अप नहीं कर सकते हैं, है ना, वो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी की तासीर कैसी है। और मान लीजिए वो बहुत कफ प्रवृत्ति वाली है तो आपको रात में फ्रूट्स नुकसान करेंगे, लेकिन अगर पित्त प्रवृत्ति वाली है तो आपको कुछ नहीं होगा। तो ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है कि उसकी बॉडी की तासीर कैसी है, उसका नेचर कैसा है, उनको वो क्या क्या प्रॉब्लम में है, उस सब पे डिपेंड करता है, तो इसको हम कोई स्टैंडर्डाइज करके नहीं बोल सकते। तो ये तो ट्रेडिशन ही गलत है कि पार्टीज में सब में सैलेड होता ही है खाने के साथ, और घर में भी हम लोग ऐसे ही खाते हैं। तो वो हम गलत लेते हैं ना, सैलेड रखा है तो आप लीजिए ना, पहले आराम से पता सैलेड ही नहीं था लीजिए, ना, ये सब पंद्रह मालूम ही बीस नहीं मिनट था। घूमिए, फिर खाने पे जाइए। भाई और आपके सामने किसी ने मान लीजिए 50 तरह की डिश रख दी, तो ये उसने थोड़ी बोला कि आप लीजिए ही 50, वो तो नहीं उसने दीदी, 50 रखी, अब ये आपके ऊपर डिपेंड है दीदी कि ये आप पता क्या ही खा नहीं रहे था हैं। ना, पता ही नहीं था कि खाने के साथ नहीं खाना। घर में भी खाते हैं हम ऐसे ही, ऑफिस में भी हाँ, लंच करते थे, हमेशा फ्रूट और सैलेड साथ तो में ही ये खाते थे हम हमारी लोग। अवेयरनेस की कमी होती है एक्चुअली, अवेयरनेस नहीं कि थी, हमें हमारी नॉलेज ही नहीं अवेयरनेस, थी, नॉलेज ही नहीं हाँ थी। बिल्कुल। तो वो जैसे मतलब कोई 50 डिश भी सामने रख दे तो क्या लेना क्या नहीं लेना ये तो हमारे ऊपर है, हाँ डिपेंड जी, है ना, सामने वाले का तो काम है, उसने ऑफर किया। थैंक यू। सारिका जी। ओम नमा दीदी। और नमा। मुझे ये पूछना था कि जैसे जिन लोगों का दही का त्याग है और वो छाछ वगैरह कुछ भी नहीं लेते हैं, उनको प्रोबायोटिक्स कैसे मिलेंगे? उसमें ओट्स वगैरह भी है ना, ओट्स ले सकते हैं। और दही का त्याग तो बहुत कम लोगों का होता है, क्योंकि मुनि भी फ्रेश दही लेते हैं, ताजा जमा हुआ दही उनको भी चलता है।
तो वो तो बहुत ही कम लोगों का होता है त्याग। तो उसके बाद वो कुछ और ऐसे फ्रूट्स होते हैं, उनमें भी होते हैं, तो वो ले सकते कौन से दीदी? मैं नहीं हैं। खाती, मैं दही नहीं खाती, दही से बनी हुई कोई चीज भी नहीं खाती। तो मतलब मैं जब से सात्विक आहार ज्वाइन किया है तब से छाछ दही के बारे में बहुत कुछ सुन रही हूँ, तो मतलब उसकी जगह मैं और क्या ले सकती हूँ? ओट्स ले सकते हैं, ओट्स में बहुत अच्छा रहता है। उसके अलावा और कुछ, क्योंकि ओट्स भी नहीं खाते, कभी नहीं खाए। तो अब तो फिर आप मेडिसिन ले सकते हैं, बेटर यही है। अच्छा दीदी, मतलब कुछ और सोर्स नहीं है? देखिए मैक्सिमम इसमें मिलता है, फिर ऐसा कम ज्यादा तो बहुत सारी चीजों में मिलेगा, लेकिन जो एक होता ना कि ये मेन इसके लिए खाते हैं, जैसे पपीता है, मेन इसके लिए खाते हैं कि इसमें पेपेन रहता है और ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो ऐसा थोड़ी कि उसमें सिर्फ वो ही एक एलिमेंट है या वो ही एक प्रोडक्ट, उसमें और भी है, लेकिन वो एक है। जैसे हल्दी है, उसमें करक्यूमिन होता है। तो हर चीज की एक खासियत होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि उसमें एक ही केमिकल है ना? कम ज्यादा रूप में बाकी भी पाए जाते हैं। तो ठीक है, थोड़ा आप रिसर्च करिए तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है दीदी, थैंक यू। दीप्ति जी। जय जिनेन्द्र दीदी, सॉरी मेरा कैमरा समहाउ ऑन नहीं हो रहा है। ओके, कोई बात नहीं। दीदी मेरा सवाल ये था कि जैसे आपने बताया कि दही और फ्रूट्स को साथ में खाया जा सकता है, तो मेरा कंफ्यूजन था कि दही और दूध, दही और नहीं नहीं, फ्रूट्स का सॉरी, वो नहीं खाया जाता, वो सारे बैड कॉम्बिनेशंस थे। मैंने वहाँ क्लियर भी किया था ओह, कि ये बैड कॉम्बिनेशंस हैं और वो नहीं खाया जाता है साथ में। got it। ठीक ठीक है, है, ये कंफर्म करना। थैंक ओके। यू। सरिता जी। वो मरमनमा दीदी, वो नमः। वो था मील के साथ है ना, सैलेड नहीं लेना है, तो फिर सैलेड का क्या टाइम बताया आपने? आधे घंटे पहले ले लें, 15 मिनट पहले ले लें अच्छा, ठीक है, खाने के, है ना? थैंक यू। कभी भी ले सकते हैं। आई थिंक सभी का कंप्लीट हो गया है।